हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। लास्ट क्लास हमने बहुत ज्ञान लिया था वोकैबुलरी के बारे में। आज वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा जो भी बात है थोड़ा बहुत भी मानना स्टार्ट किया होगा। अगर उसका 1% भी एक बार के लिए मान लो, कुछ तो अच्छा करोगे। आई नो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके। दे ऑलवेज वॉन्ट टू ग्रो, दे ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर। बहुत अच्छी एटीट्यूड है ये, एंड जिन लोग ने भी ये फॉलो किया है, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू पीपल। ठीक है, चलो आज वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी क्या है ये हमने पहले भी सुना है। वोकैबुलरी क्या है, कोई भी लैंग्वेज का कितना वर्ड्स आप जानते हो, कितना नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में आपको, जितना वर्ड्स उसका जानते हो वो आई विल से कि उतनी वोकैबुलरी अच्छी है आपकी। ठीक है, तो वोकैबुलरी का मतलब क्या है? इट्स डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वर्ड स्टॉक, लेक्सिकॉन या लेक्सिस भी बोलते हैं। इसके बाद ये सब ज्ञान आप लोग पढ़ लेना अपने आप से। रिच वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमें सबको पता है। हर जगह कॉन्फिडेंट दिखना है यार। इंग्लिश नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इंटरव्यूज में कैसे बैठोगे सीए बन के? सीए बनने का छोड़ो, जब उसके पहले आर्टिकलशिप करनी होगी उसके लिए भी तो इंटरव्यू देना पड़ता है। कैसे बनोगे, कैसे कॉन्फिडेंस दिखाओगे अपना? ठीक है, और कैसे भी नॉट इवन फॉर इंटरव्यूज, बाहर लोगों से मिलोगे, अपने फैमिली फ्रेंड से मिलोगे, इंग्लिश अच्छी आती होगी तो पेरेंट्स भी या फैमिलीज भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई रिच वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट रीड थ्रू दिस। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, लिसनिंग वोकैबुलरी, कितना सुना हुआ है। स्पीकिंग, कितना बोलना जानते हो। रीडिंग, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा बोल पाओगे। राइटिंग वोकैबुलरी, कितना वर्ड्स जानते हो और लिखने का अंदाज मालूम है। ठीक है, just read through this. Effective ways to build vocabulary, yes, this is very important. मैंने लास्ट डे बताया है, फिर भी इसको मैं जरूर पढ़ूंगी। लाइफ और करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम एफर्ट दोनों लगता है, ठीक है, बट स्टिल प्लेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल दोनों है। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स अ डे ऑन अ रेगुलर बेसिस टू स्टडी वर्ड्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया। रैपिड एनहांसमेंट इन योर वोकैबुलरी स्किल्स होगा इससे। ठीक है, कोई शॉर्टकट्स या मैजिकल वेज नहीं है इंग्लिश अपना वोकैबुलरी बढ़ाने का या इंग्लिश का लैंग्वेज एक बार में सीखने का। प्रैक्टिस से आएगा, वोकैबुलरी बढ़ाने से आएगा, रीडिंग से आएगा। रीडिंग बढ़ाओ, रीडिंग करो। ठीक है, ओके। किस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं वोकैबुलरी में? देखो, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। सेम वर्ड्स, एक ही वर्ड के कितने और तरीके होते हैं इसी वर्ड को बोलने के। ठीक है, सेम वर्ड्स जिसका मीनिंग सेम होता है। तो वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स, जैसे कि शट एंड क्लोज, शट द डोर, क्लोज द डोर, एक ही बात है। तो सिनोनिम्स कितना आता है आपको? ठीक है, तो वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स मिलेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन वर्ड्स दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। वर्ड्स दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो बाहर के लैंग्वेज के, जैसे फ्रेंच, जर्मन, जो इंग्लिश में हम लोग ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, यस, बिल्कुल ऐसे वर्ड्स होते हैं। आई विल शो यू। बोनाफाइड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। अगर आप लोगों का 10 हो गया है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा स्कूल से। उसमें आपने देखा होगा सो एंड सो प्रकृति इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन। ठीक है, तो बोनाफाइड जो है इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, ये एक फॉरेन वर्ड है। केवियट एम्प्टर, ये पढ़ा है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, लॉ में पढ़ा है केवियट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। दिस इज ऑल्सो अ फॉरेन वर्ड। कुछ और फॉरेन वर्ड बताती हूँ। सुनामी पढ़ा है, सुनामी सब जानते हैं। निंजा वर्ड पता है? ये दोनों वर्ड्स जापानीज के हैं। दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स बट दीज आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। किंडरगार्टन एंड फेस्ट, ये दोनों वर्ड, किंडरगार्टन क्या है? केजी, एंड फेस्ट, दीज आर जर्मन वर्ड्स। कैफे एंड बैलेट, दीज आर फ्रेंच वर्ड्स। तो स्टिल दीज आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो ऐसे फॉरेन लैंग्वेज भी, आई मीन फॉरेन वर्ड्स भी आपको पता चलेंगे।
ओके, नेक्स्ट इज कॉनोटेशंस. कॉनोटेशंस क्या होता है? वर्ड्स दैट इन्वोक एन आइडिया और अ फीलिंग व्हेन रेड और हर्ड. कुछ वर्ड्स अपने जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा बताते हैं, उसको पढ़ते ही कुछ फील हो जाता है. अरे वर्ड्स का ही तो सारा खेल है. आप लोग अपनी फीलिंग्स भी तो वर्ड से एक्सप्रेस करते हो. आई लव यू, कितना फीलिंग होता है इस वर्ड में. लव इज अ शॉर्ट वर्ड, 4 लेटर वर्ड, बट इसको किस तरीके से यूज किया जाता है ये उस सिचुएशन पे अपना एक फीलिंग दिखाता है. कोनोटेशंस का मतलब वही. आगे पढ़ेंगे कोनोटेशंस का मतलब. एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स. कोलोकेशंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर और फॉर्म फिक्स्ड रिलेशनशिप्स. 2-3 वर्ड्स को मिला के या कोई वर्ड्स को जब फिक्स्ड रिलेशनशिप में यूज किया जाता है. ईडियम्स, a group of words that have a meaning different from their literal meaning. idioms पता है, मुहावरे. phrasal verbs, multi word verbs. phrasal verbs क्या होते हैं ये आपने ग्रामर में भी पढ़ रखा है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे बहुत सारा मीनिंग, बहुत सारा अलग अलग वर्ड्स निकाल लगा के अलग अलग मीनिंग बन जाता है. ठीक है, उसका भी आगे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है. बी अवेयर ऑफ वर्ड्स. ऑब्वियसली जो वर्ड आपको नया लगे ना उसको अवॉइड नहीं करना है. कुछ पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहे यार, वर्ड क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहे, कितना ढूंढूं. नहीं, कोई भी नया वर्ड हो उसको पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, गूगल करो. एंड एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा. तब आप देखना कितनी बार पढ़ लोगे ना, जब फ्रेंड से कभी बात होगा तुरंत मुंह से निकलेगा वो वर्ड. अच्छा, फ्रेंड बोलेगा अच्छा नया नया वर्ड सीख के आया है. हाँ. रीड वोरेशियसली, बुक्स पढ़ो. यूज अ डिक्शनरी. डिक्शनरी की अब तो जरूरत नहीं है, गूगल है हमारे पास. मेंटेन अ जर्नल. एक जर्नल बना के रखो, एक छोटा सा नोटबुक बना के रखो. जब भी कोई नया वर्ड सीख रहे हो ना, कोई नया वर्ड दिखा है, अब तुरंत तो क्या गूगल करोगे, तुरंत उस वर्ड को अपने जर्नल में लिख लो, एक नोटबुक पे लिख लो. नोटबुक भी नहीं बनाने की जरूरत है, फोन पे आजकल नोट्स होने लग गया है. नोट्स में नए नए वर्ड्स लिख के रखो. यूज न्यू वर्ड्स. एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस. लोगों से बात करो. जितने लोगों से बात करोगे उनके आइडियाज मिलेंगे, उनका भी वोकैबुलरी मिलेगा. ठीक है, जब भी आप किससे बात करते हो ना, वो जो वर्ड्स होते हैं वो तुरंत रजिस्टर्ड हो जाते हैं दिमाग में. अच्छा ये वर्ड इसने बोला ना, अच्छा इसका ये मतलब है. ठीक है. स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली, इसके बारे में बात हो चुकी है. गो बैक टू द रूट्स. बार बार जाओ, पढ़ो. लैटिन और ग्रीक वर्ड्स जो है ना, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स जो है वो एक्चुअली बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का रूट है. ठीक है, उसके बाद में पढ़ो. देखो ये सब तो बोलने की बात है, बट इतना नहीं पढ़ना है हम लोग. हमें रोज नया नया वर्ड्स इंग्लिश का सीखना है. अटेम्प्ट वर्ड पजल्स एंड प्ले वर्ड गेम्स इज अ वेरी नाइस थिंग. फोन पे ये सब जो भी गेम्स खेलते हो, पबजी एंड पोकेमॉन गो एंड ये सब जो भी गेम्स आजकल चल रहे हैं, ये सब को छोड़ो, वर्ड गेम्स खेलो, वर्ड पजल्स खेलो. ठीक है. ओके, कोनोटेशंस पे हम आ गए हैं. कोनोटेशंस अभी हमने ऊपर पढ़ा. कोनोटेशंस क्या होता है? Connotation होता है the suggesting of a meaning by a word apart from the thing it explicitly names or describes. मतलब जो word है वो तो है ही, उसके ऊपर से कुछ और भी बताना चाह रहा है. अरे एक ही वर्ड डबल डबल काम कर रहा है. हाँ, एक ही वर्ड डबल डबल काम कर रहा है. जैसे कि होम एंड हाउस. होम एंड हाउस दोनों में क्या डिफरेंस है? सोच के बताओ, सोच के बताओ. Home. I want to go home. I'm tired. I want to go home. Mom, I'm missing you. I want to come home. House. My house is situated in GT Road. क्या फर्क हुआ होम और हाउस में? दोनों का मीनिंग एक ही तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. होम बोलते ही एक घर वाला फीलिंग आता है. घर, होम, मेरा घर, मम्मी, उसका एक प्यार, उसका एक वार्मथ. तो होम कनोटेशन हुआ यहाँ पर. हाउस. हाउस ठीक है, घर है मेरा, मतलब हाउस इज अ सेंस कि बिल्डिंग है, घर है, कॉटेज है, मकान है. तो जैसे हिंदी में नहीं बोलते मकान और घर में बहुत डिफरेंस होता है. बहू मकान को आके घर बनाती है, लक्ष्मी हमारे घर की. सो यही सब फीलिंग्स का बात कर रही हूँ. ठीक है. या जैसे देखो फैट एंड चबी. जैसे किसी को बोलो ना, यार आप तो बहुत मोटे हो गए यार, you're very fat, you're very chubby, chubby chicks. तो देखो चबी बोलने से इंसान को बुरा नहीं लगता, बट फैट बोल दो तुरंत लड़की बुरा मान जाएगी. तो किसी लड़के को फैट मत बोलना कभी. फैट यार, दैट गर्ल इज सो फैट, दैट गर्ल इज वेरी चबी.
किसी को ऐसे सामने से जाके बोलेंगे ना तो चबी बोलने से एक पॉजिटिव फीलिंग आता है, फैट बोलने से एक नेगेटिव फीलिंग आता है, जबकि मीनिंग दोनों का एग्जैक्टली सेम है। कुछ लड़कियां नहीं समझती है कि चबी बोल रहा है तुमको मोटी बोल रहा है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे जो पॉजिटिव मीनिंग लाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे जो नेगेटिव मीनिंग लाते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोनोटेशन। ओके, जैसे कि कोई लड़की या वुमन बहुत पतली है, बहुत पतली है, ठीक है, हु इज थिन एज स्क्रॉनी। किसी को बोलो कि यार यू आर थिन एज स्क्रॉनी, ज्यादा पतली हो, क्या खाती हो। किसी को बोलो यार शी इज अ स्लेंडर वुमन, स्लिम ट्रिम स्लेंडर। दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, एकदम पतली दुबली, लेकिन बोलने का तरीका अलग, सुनने में अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। स्लेंडर सुनने में लग रहा है हाँ शी इज अ स्लेंडर वुमन, पतली लड़की, शी इज थिन एज स्क्रॉनी। जैसे देखो और आएगा वर्बोज एलिक्वेंट। वर्बोज हो जाता है नेगेटिव, एलिक्वेंट हो जाता है थोड़ा पॉजिटिव। स्टेंच एंड अरोमा, स्टेंच हो जाता है नेगेटिव वर्ड, अरोमा हो जाता है पॉजिटिव वर्ड। जैसे कि मम्मी ने खाना बनाया है घर पे, आह मम्मी क्या खुशबू आ रही है, क्या बनाया है मम्मी आज, जो खुशबू, बदबू आ रही है घर में, तो स्मेल ही तो आ रही है। खुशबू का भी स्मेल है, बदबू का भी स्मेल है, लेकिन खुशबू बोलने से पॉजिटिव, बदबू बोलने से नेगेटिव। यही होते हैं कोनोटेशन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है, अब आप लोग खुद भी इसको रीड कर लोगे। चीप हो गया नेगेटिव, थ्रिफ्टी हो गया पॉजिटिव। यंग यूथफुल चाइल्डिश, यंग इज नॉर्मल, यूथफुल क्या मस्ती है बंदे में, यूथफुल लड़का एकदम, चाइल्डिश एकदम बच्चा बुद्धि है उसके अंदर। ठीक है, प्राउड कॉन्फिडेंट कंसीटेड, हेडस्ट्रॉन्ग नेगेटिव, डिटरमाइंड पॉजिटिव, स्क्रॉनी नेगेटिव, स्लेंडर पॉजिटिव। वही अभी हमने स्क्रॉनी किया ना, एक्सेप्शनली थिन एंड मीगर इन बॉडी और साइज, स्लेंडर इज ग्रेसफुली थिन और स्लाइट। दोनों ही थिन है, स्लेंडर मतलब ग्रेसफुल और स्लेंडर, स्लेंडर लड़की, स्क्रॉनी मतलब एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा पतली। तो इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स है ये सब वर्ड्स में, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट कर रही हूँ इसमें। Crippled and disabled. Crippled is a negative word, flawed, imperfect. Disabled is also imperfect but impaired, limited by physical, mental, cognitive or developmental conditions. जैसे बोलते हैं ना, some people are disabled. They are actually not, they are specially abled भी बोलते हैं उनको। disabled मतलब जैसे किसी का कुछ कोई भी body part is not so well. ठीक है, तो crippled हो गया नेगेटिव वर्ड, disabled is a neutral word. disabled ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, crippled हो गया नेगेटिव वर्ड। चलो एक्सरसाइज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये इंटरेस्टिंग था ना, मुझे तो बड़ा मजा आया। अब यहाँ देखो, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा इसको करने में। यहाँ नीचे ना 3-3 वर्ड्स का हमें वो दिया हुआ है, 3-3 वर्ड्स एंड फ्रेजेस का एक ग्रुप बना के दिया हुआ है। हर ग्रुप में से हमें ये बताने कि कौन सा वर्ड हमें पॉजिटिव लग रहा है, कौन सा वर्ड नेगेटिव लग रहा है और कौन सा वर्ड न्यूट्रल लग रहा है। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नॉर्मल वर्ड। ठीक है, तो ये सब कोनोटेशंस है। अब हमें इसमें से पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल वर्ड बताना है। नॉर्मल की जगह न्यूट्रल लिखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव बताना है, डिनोटेशन इज एक्चुअली नॉर्मल वर्ड, न्यूट्रल वर्ड एंड नेगेटिव बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको यहीं पर करेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज, पॉजिटिव को हम लोग ब्लू से लिखेंगे P, नेगेटिव को हम लोग रेड से लिखेंगे N, और न्यूट्रल को हम लोग ग्रीन से लिखेंगे NE। ठीक है, या NE नहीं लिखते, चलो यहाँ लोग डिनोटेशन लिखा तो D लिख देते हैं, हम लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। D। चलो फर्स्ट वाला इन लोग ने करके दिया, बट हम लोग खुद से भी करेंगे। चलो, gaze, look steadily, stare. I am gazing at it. Wow, इतना अच्छा नज़ारा गेज कर रहे हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव ब्लू से करने वाले थे ना हम लोग। लुक स्टेडिली, गेज का मतलब ही क्या, किसी चीज को देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो लुक स्टेडिली का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को मैं देखते रह रही हूँ। तो ये हो गया न्यूट्रल या डिनोटेशन। Stare, you know what, he was staring at me the whole party. I was so irritated by his staring. Stare करना किसी को, देखते रहना। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव वाला N। नेक्स्ट करते हैं, देख लेते भाई हमारा आंसर तो करेक्ट है, होना ही है करेक्ट ना, अच्छा से हम लोग समझ रहे फीलिंग को। चलो नेक्स्ट करते हैं, ब्रेन वॉश, परसुएड,
इन्फ्लुएंस वन वे और अनदर, ये तो नॉर्मल है, ये तो समझ में आ रहा है। इन्फ्लुएंस वन वे और अनदर, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना हो या चाहे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना हो, किसी का ब्रेन वॉश करे, या एक बोल सकते हैं किसी को परसुएड करे। अब देखो ब्रेन वॉश एंड परसुएड दोनों का मीनिंग सेम है कि इन्फ्लुएंस करना, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बताओ कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? ब्रेन वॉश करना ना, बोलते हैं कि या ब्रेन वॉश कर दिया, पता है इसका ब्रेन वॉश कर दिया एज इन दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं क्या इसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी। परसुएड करना मतलब पॉजिटिव सेंस में उसको सिखाया कि चलो ये करो, परसुएड किया कि चलिए चलिए आप कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, परसुएड किया किसी को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिलेड नॉट ऑन टाइम टार्डी। डिलेड नॉट ऑन टाइम टार्डी, डिलेड नॉट ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम तो वैसे भी नॉर्मल है, नॉट ऑन टाइम है, तुम लेट हो, अब चाहे तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो भी हो, यू आर नॉट ऑन टाइम, ठीक है। तो दिस इज न्यूट्रल और डिनोटेशन। डिलेड हो गया हमारा पॉजिटिव, टार्डी हो गया हमारा नेगेटिव। आई एम नॉट सेइंग कि डिले वो किया है, डिले तो कोई भी कर रहा है, बट डिले नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा है, डिले कर रहा है वो तो गलत बात की है, तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ ये मतलब है कि कौन किसने सही किया किसने गलत किया, वर्ड का मीनिंग वही रहेगा, बोलने से कौन सा कैसा फीलिंग आ रहा है कि डिले कर दिया, द ट्रेन डिलेड, कोई बात नहीं, नेगेटिव इतना नहीं है, बट टार्डी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, समवॉट इंटरेस्टेड, नोजी, क्यूरियस। समवॉट इंटरेस्टेड, नोजी एंड क्यूरियस, ये आप बताओ। समवॉट इंटरेस्टेड, किसी में इंटरेस्टेड होना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये वी आर, ये न्यूट्रल है, ठीक है। नोजी, क्यूरियस, आई एम जस्ट क्यूरियस, पॉजिटिव। नोजी है यार, हर चीज में टांग अड़ाता है। नेक्स्ट, लेजीली विदाउट हेस्ट, लेजरली, लेजरली पॉजिटिव, लेजीली नेगेटिव, विदाउट हेस्ट ना मतलब जल्दबाजी नहीं है उसको। आस्क ऑफ समवन, डिमांड, रिक्वेस्ट, डिमांड ऑब्वियसली पॉजिटिव, रिक्वेस्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव, डिमांड नेगेटिव। आस्क ऑफ समवन, किसी से पूछना। गैदरिंग अ लार्ज ग्रुप, मॉब, अ लार्ज ग्रुप इज डिनोटेशन, gathering is positive, mob is used as a negative word, mob of people, drunken. Discuss with others, debate, argue. Discuss is neutral, debate is positive, argue is negative, मम्मी बोलती है ना argue मत करो मेरे से। Observe, watch and spy, observe is a positive word, spy is a negative word, किसी के ऊपर spy करना। Watch is a neutral word. Assertive, firmly confident, pushy, firmly confident, assertive, pushy, firmly confident is denotation या neutral, positive is assertive and pushy is negative. Fine, we are done with this. चलो फर्स्ट एक्सरसाइज डन, बहुत ही मजा आया इसको करने में, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, उसमें भी मजा आना चाहिए जब ऐसा ही है तो। In each of the following sentences, आइटलाइज्ड word has a fairly neutral connotation. जो भी आइटलाइज्ड वर्ड है इसके आगे में उसका एक न्यूट्रल कॉनोटेशन भी है। फॉर ईच वर्ड इन आइटैलिक्स लिस्ट टू सिनोनिम्स, वर्ड्स विद सिमिलर डिनोटेशंस, वन विद नेगेटिव एंड अदर विद द पॉजिटिव। अच्छा, इसके नीचे में जो भी दिया गया है उसमें जो आइटैलिक का वर्ड्स है वो न्यूट्रल है, यानी वो डी वाला है डिनोटेशन वाला, ग्रीन वाला, उसका हमें एक पॉजिटिव सिनोनिम निकालना है और एक नेगेटिव एंटोनिम सिनोनिम निकालना है, ठीक है। सिनोनिम नहीं बोलेंगे, चलो वील यूज द वर्ड कनोटेशन, तो इसको वापस से बोलते हैं। ये सब जितने भी आइटैलिक्स में दिए हैं दीज आर न्यूट्रल, इसका हमें एक पॉजिटिव कनोटेशन और एक नेगेटिव कनोटेशन निकालना है, ठीक है। चलो इसको करने में तो मजा आएगा। फर्स्ट वाला करते हैं। आई रिकग्नाइज द फेमिलियर स्मेल ऑफ माई मदर्स कुकिंग। देखो मम्मी का जो खाने का जो स्मेल था वो मैं पहचान गई। स्मेल, स्मेल का दो होता है, ये तो चलो दिस इज न्यूट्रल। स्मेल तो कैसा भी हो सकता है, अच्छा बुरा स्मेल। इसका अभी हमने पढ़ा था ना, खुशबू एंड बदबू, राइट। स्मेल का पॉजिटिव जो होगा वो होगा
अरोमा, और जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? स्टेंच। समझ गए हो आप? अब आगे जो सेंटेंसेस है, हॉबी, एडवेंचरस, ओल्ड एंड असर्टिव, इसका आप लोग खुद से निकालोगे। असर्टिव तो हमने अभी ऊपर किया। असर्टिव का क्या था? असर्टिव का फर्मली कॉन्फिडेंट एंड पुशी। फर्मली कॉन्फिडेंट, पुशी, ठीक है। ओके, इसका आप लोग खुद से कर लोगे। अब इसको डिक्शनरी में, गूगल पे कहीं पर भी ढूंढ लेना। नेक्स्ट क्या है? Read each of the following sentences. Decide from the context whether the speaker is showing approval or disapproval of the topic. Then identify the words that most suits the context. पूरा पढ़ना है और ये बताना है कि स्पीकर जो है वो किस टोन में बात कर रहा है, वो अप्रूवल के टोन में बात कर रहा है या डिसअप्रूवल के, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कौन सा वर्ड बेस्ट सूट करता है वो बताना है। ठीक है, चलो ये भी करने में बड़ा मजा आएगा। चलो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। दिस रेफ्रिजरेटर इज एक्सपेंसिव और ओवरप्राइज्ड, ये हमें बताना है। But Soham did not mind paying extra because of the numerous useful features it has. अब देखो रेफ्रिजरेटर के बारे में यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे यूजफुल फीचर्स है। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेटर तो खराब नहीं है, रेफ्रिजरेटर तो अच्छा है। तो यानी ये सेंटेंस मोर और लेस पॉजिटिव है कि सोहम ने ज्यादा देना बुरा नहीं माना, क्योंकि बहुत फीचर्स है यार। कोई चीज एक्सपेंसिव होती है तो यानी उसकी फीचर्स भी उतनी होती है। ओवर प्राइस्ड होता तो सोहम क्यों देता है एक्स्ट्रा? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर इज एक्सपेंसिव, रेफ्रिजरेटर महंगा है, बट फिर भी सोहम ने बुरा नहीं माना, सोहम ने नहीं माइंड किया कि ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारा फीचर्स भी है उसमें। तो पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ड लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। Shiv Tomar and his cronies or employees have controlled the management in this company for over 14 years now. I wish Arindam Chatterjee is elected president this time. Shiv Tomar and his dash have controlled the management in this company for over 14 years. शिव तोमार और उसके कुछ दोस्त या कुछ साथी ने मैनेजमेंट को 14 साल तक संभाला है, बट इस बार आई वांट कि अरिंदम चैटर्जी प्रेसिडेंट बने। मैं तो शिव तोमार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ शिव तोमार नहीं बने। तो उसके साथ में उसके क्रोनीज या उसके एम्प्लॉइज, शिव तोमार भी डोंट नो किस द एम्प्लॉयर, हम बोलना चाहते हैं कि शिव तोमार और उसके साथी। तो क्रोनीज मतलब साथी, फ्रेंड्स, मतलब साथ में जो लोग काम करते हैं, तो क्रोनीज वर्ड यूज करेंगे आप। होपफुली आई वोंट हैव टू शेयर ऑफिस स्पेस विद मिसेस सिंह, शी कैन बी वेरी डैश। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? आई डोंट वांट टू शेयर माय स्पेस विद मिसेस सिंह। तो ऑब्वियसली आई डोंट लाइक हर ना, तो वो क्या है, वो क्यूरियस है कि वो नोजी है। ऑब्वियसली मेरे काम में टांग अड़ाएगी बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं उसके साथ स्पेस नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो आंसर हो जाएगा हमारा नोजी। Please ask Rohit to turn down the volume. It is difficult for me to concentrate with all that noise या music. मैं चाहती हूँ कि वो बंद करे ना, तो मेरे को म्यूजिक थोड़ी लग रहा है, वो मेरे को तो नॉइज लग रहा है ना। इफ आई मेरे को लगे कि यार वाह क्या म्यूजिक बजा रहे हैं, बेटा बजाते रहे मैं भी सुनूंगी, तो वो म्यूजिक होता। बट आई वॉन्ट हिम टू शट डाउन दैट। प्लीज आस्क रोहित टू टर्न डाउन द वॉल्यूम। मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे लिए वो म्यूजिक नहीं है अभी, मेरे लिए वो अभी नॉइज है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 में। Mr. Nair had better be wary of his new neighbor, Miss Banerjee. She is a dash one. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर नायर को अपने नेबर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डैश है। अब या तो वो क्राफ्टी है या तो वो क्लेवर है। देखो क्राफ्टी का भी मीनिंग क्लेवर ही होता है, बट क्लेवर इज इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, क्लेवर होना अच्छी बात है, बुद्धू बना रहना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। बट क्राफ्टी जो होता है ना, वो थोड़ा अपने फायदे के लिए क्लेवर होता है। वो दूसरों को मे बी हार्म पहुंचा सके, या वो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। तो क्लेवर तो है ही, साथ में यू कैन से थोड़ा सा कनिंग की तरफ है। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? क्राफ्टी। बिकॉज यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर नायर को उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो जो सेंटेंस है इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव हमें कनोटेशन दिखा रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं नंबर 6 में। I have great respect for your brother, who is rather dash, that is reserved or antisocial and dignified. ये तो बहुत ज़्यादा easy है। Reserved मतलब जो कम बात करता है, जो थोड़ा अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है।
एंटी सोशल का भी मतलब वही है कि ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता. बट रिजर्व गिव्स अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन. सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर ब्रदर हु इज रादर रिजर्व्ड एंड डिग्निफाइड. We come to number 7. My friend can't stand her mother-in-law who is very. So सबसे पहले सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव वाइब से कि माई फ्रेंड अपनी सासू माँ को एकदम बर्दाश्त ही नहीं कर सकती. वाई? बिकॉज शी इज वेरी थ्रिफ्टी और मिजरली. ओके, थ्रिफ्टी का मतलब क्या? जो जिसके हाथ से पैसा निकलता ही नहीं है. या थ्रिफ्टी हम लोग ये बोल सकते हैं कि थ्रिफ्टी का मतलब वो जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्चे करती है. और मिजरली का मतलब वो हुआ जिसके हाथ से कुछ भी हो जाए पैसा निकालना बहुत मुश्किल है. शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बट रिफ्यूजेस टू हेल्प अदर्स. अच्छा, थ्रिफ्टी का मतलब ये ज़रूर है कि पैसे निकलना मुश्किल है, बहुत सोच समझ के खर्चा करना, बट इट डज नॉट मीन कि पैसे होते हुए भी दूसरों को हेल्प ना करे. वो ज़्यादा टेंड करता है मिजरली के तरफ. मिजरली मतलब पैसे होने के बावजूद सबसे कंजूसी करना. ठीक है, तो यहाँ आंसर निकल के आ जाता है मिजरली. नेक्स्ट, द न्यू सेल्स वुमन टेंड्स टू बी enthusiastic or pushy while dealing with customers. She is scaring them away. समझ में आ रहा है ना कि नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है कि वो नई सेल्स वुमन इतनी ऐसी है कि वो दूसरों को डरा दे रही है. तो या तो वो एंथुजियास्टिक है. एंथुजियास्टिक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्म है कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा अप्रूवल के साथ काम करना. और पुशी मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना. तो सेल्स वुमन कोई कोई टाइप की होती है ना, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ती है, कैसे ले लो ले लो ले लो. तो यहाँ आंसर हो जाता है पुशी. सो द न्यू सेल्स वुमन टेंड्स टू बी पुशी while dealing with customers. She's scaring them away. तो here we have done connotations. Exercises खत्म हो चुके हैं. Connotations के exercises इसी टाइप के आएंगे and these are so very interesting. तो अब हम लोग लेते हैं ब्रेक and break के बाद we'll start synonyms and antonyms. Welcome back after the break and let's start synonyms and antonyms. Synonyms you all know it's very easy. एक ही word के बाकी words जिसका similar meanings होता है वो synonyms है. And antonyms क्या है? Just the opposites. तो let's start with some examples. The long movie bored the viewers. The lengthy movie bored the viewers. The long and lengthy यहाँ पर synonyms का काम कर रहे हैं. So lengthy replace the word long. But the message of the sentence did not change because long and lengthy are synonyms. They have similar definitions. So this is synonyms. So we can say that synonyms can generally be used interchangeably without a change in meaning of the overall message. कोई भी दोनों में से कोई भी word को use किया जा सकता है बिना sentence का meaning change किए हुए. However, it must be understood that a synonym does not always carry a meaning that is exactly the same as a word. को exactly same नहीं होता है, कभी कभार अलग मीनिंग भी निकल के आ सकता है. इसका कैसे समझ में आएगा, कैसा इस टाइप का सेंटेंसेस है, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे. As a matter of fact, no two words ever mean exactly the same. Exactly the same मतलब एकदम 100% सेम नहीं लगेगा, हल्का सा 99-98% रहेगा. There will be subtle differences in emphasis, suggestion और use. मतलब तीनों का या दोनों दो वर्ड्स का आपस में सिमिलर मीनिंग्स हो सकता है. सिमिलर डज नॉट मीन्स एग्जैक्टली द सेम. थोड़ा सा एम्फोसिस में, सजेशन में या यूज में हल्का डिफरेंस आएगा. वो डिफरेंस कैसे आएगा वो देखते हैं. अब एक एग्जांपल लो, कॉस्ट, चार्ज एंड फी. बताओ इन तीनों को हम बोल सकते हैं क्या कि ये सिनोनिम है? हाँ, बोल सकते हैं. कोई भी चीज़ का कॉस्ट, जैसे अगर एक पेन खरीदा उसका क्या कॉस्ट है, पेन खरीदा उसका क्या चार्ज है, पेन खरीदा उसका क्या फीस है. अब देखो मीनिंग तो सेम निकल के आ रहा है, बट ऑब्वियसली जब पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो यही पूछेंगे ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन. दुकान में जाके ये तो नहीं पूछेंगे व्हाट इज द फीस ऑफ द पेन. सो यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है. एग्जैक्टली सेम नहीं है फीस और कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर. ठीक है, तीनों का मीनिंग ये है कि
it all are used to describe money you pay for something, right? Cost, charge and fees, तीनों का ही मीनिंग ये है कि यू आर पेइंग सम मनी फॉर इन रिटर्न ऑफ कोई भी चीज, बट तीनों का डिफरेंट कोनोटेशंस या न्यूआंसेस है. कोनोटेशंस का सेकंड वर्ड इज न्यूआंसेस. तो अब कोनोटेशन हमने पढ़ लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इस टाइप का तीनों का डिफरेंस जरूर है. चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. कॉस्ट, फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग. कॉस्ट, cost is defined as the amount of money that you need to buy, make or do something. Cost, इसका क्या प्राइस है, कॉस्ट क्या है, ठीक है. How much is spent by the buyer? The total cost of the trip was rupees 10,000. एकदम simple. You can get a phone, new phone at the cost of rupees 3,000. They protested against the high cost of living. तो cost का meaning तो यहाँ पर एकदम simply निकल के आ रहा है. अब charge का exactly क्या meaning है? Charge is defined as an amount of money that is asked in return for goods or services. यहाँ पर देखो चार्ज का भी सिमिलर मीनिंग है कि कुछ पैसे हम लोग किसी के रिटर्न में दे रहे हैं. किसके रिटर्न में दे रहे हैं? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. हाउ मच इज रिक्वेस्टेड बाय द सेलर और प्रोवाइडर. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. कॉस्ट मतलब हाउ मच इज स्पेंट बाय द बायर, बायर को कितना स्पेंड करना है, उसको कितना कॉस्ट लगाना है. एंड चार्ज क्या है? हाउ मच इज रिक्वेस्टेड बाय द सेलर और प्रोवाइडर. प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितना वहां से मांगा जा रहा है, इसका चार्ज क्या है. देयर इज अ मंथली चार्ज ऑफ ₹1,000 फॉर यूजिंग द लिफ्ट. मतलब लिफ्ट प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लिफ्ट का, वो 1,000 रुपया चार्ज करता है, ये उसका चार्जेस है. देयर इज एन एडमिशन चार्ज एट द क्लब. क्लब में जाने से एक एडमिशन चार्ज लगता है. देखो कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट भी यूज हो सकता था, बट चार्ज इज अ बेटर वर्ड इन यूजिंग ओवर हियर. एंड फीस, फीस जनरली कहाँ यूज करते हैं? फीस हम लोग जनरली स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, डॉक्टर फीस, ये सब में यूज करते हैं. सो यू कैन से दैट फीस इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज. प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब के फीस होते हैं. ये सब का कॉस्ट या चार्ज नहीं होता. जनरली मीनिंग तो सेम है, घर आके बोल सकते हो कि स्कूल वाले ने इतना चार्ज कर लिया, बट एक प्रॉपर टर्म जो यूज करते हैं वो होता है फीस. फीस इज द ऑफिशियली सेट प्राइस, ऑफिशियल प्राइस सेट किया गया है. जैसे कि देखो, द लॉयर चार्जेस अ हाई फी फॉर द सर्विसेज दैट ही प्रोवाइड्स. दीज फीस डू नॉट कवर एकोमोडेशन और मीट्स. So as you can see, cost, charge and fee have similar meanings, but there are slight differences present. जैसे कि किस तरीके से इन तीनों का यूज किया जाता है. They can be used slightly differently. Therefore, it can be said that the words are listed in dictionary as synonyms cannot always be interchanged in the same context. थोड़ा सा context भी differ करेगा. तो ये हमने देख लिया कि synonyms क्या है. अब चलो antonyms में आते हैं. Antonyms are defined as pair or group of words that are notionally opposite or nearly the opposite. Again, exact same नहीं हो सकता, but हाँ opposite है, nearly opposite है, समझ में आता है. Example, brave is the antonym of coward. Brave, coward, coward मतलब डरपोक, brave मतलब बहुत ही बहादुर. Like synonyms, it may be that there are numerous antonyms of a word. एक word के बहुत सारे antonyms हो सकते हैं, जैसे एक word के बहुत सारे synonyms भी हो सकते हैं. Example, evil, malicious, bad and corrupt all are the antonyms of good. इसका मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये चारों आपस में सिनोनिम है. Yes, evil, malicious, bad and corrupt, ये चारों आपस में सिनोनिम्स है, एंड ये चारों ही गुड के एंटोनिम है. कोई भी इनमें से एक अगर गुड का एंटोनिम है तो ऑब्वियसली ये चारों जो आपस के सिनोनिम है वो भी तो गुड के एंटोनिम हुए. जैसे कि गुड का ऑपोजिट क्या है? बैड. अब ये चारों वर्ड कैन बी इंटरचेंज, या फिर यू कैन से कि ये चारों वर्ड ही बैड का सिमिलर मीनिंग देते हैं. तो गुड का अगर मैं एंटोनिम पूछूं तो ये चारों ही करेक्ट है. ओके, एंटोनिम्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेशनल, ग्रेडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री. इतना ज्यादा टर्मिनोलॉजी याद नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ लो. ग्रेडेड एंटोनिम्स मतलब उस टाइप के एंटोनिम्स जिसका these are pair of words whose meaning do not have an equal weighting. Such word pairs are called gradable antonyms as they do not hold an either or relationship. Instead, they have a more less association. इसका मतलब नहीं समझ में आया?
कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा. The word fair and its antonym dark are gradable antonyms. Such words have grades such as fairer, darker, less dark. If someone is not fair, he may still be not dark. He may still be not dark. इसका मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि fair, उसका एंटोनिम क्या होगा? डार्क. बट इफ आई से कि समवन इज नॉट फेयर, शी इज नॉट फेयर, तो इसका मतलब वो डार्क हो गई? नहीं. तो ये मोरलेस एंटोनिम्स है, ठीक है. अब जैसे फेयरर का ऑपोजिट होगा डार्कर, ठीक है. बट फेयरर, इफ शी इज नॉट फेयरर देन हर, तो इज शी डार्क? नो, शी इज नॉट डार्क. बट मोरलेस ये दोनों एंटोनिम्स काम करते हैं. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स में आते हैं. Complementary antonyms are pairs of words that are used in. Complementary antonyms में आते हैं. Complementary antonyms are pairs of words that are opposite in meaning and cannot be graded. एकदम straight cut हमारा ये antonyms है. जैसे कि push is the antonym of pull. Similar. Next आते हैं हम relational antonyms. These are word pairs where opposite makes sense only in the context of relationship between the two meanings. Example, borrow and lend, teacher and student. अब ये तो एकदम सिंपल सा जैसे कि एंटोनिम्स है, इसको रिलेशनल एंटोनिम्स बोलते हैं, जो दूसरों का एक दूसरे का रिलेशनशिप दिखाता है. जैसे टीचर है तो उसका ऑपोजिट स्टूडेंट है. अब एकदम से तो नहीं बोल सकते ना, हाँ टीचर का एग्जैक्ट 100% एंटोनिम है स्टूडेंट. इतना माथा नहीं लगाना है, बस जो दोनों का रिलेशन दिखाता है वो रिलेशनल एंटोनिम हो गया. जैसे कि बोरो एंड लैंड. बोरो का ऑपोजिट क्या है? लैंड. बोरो यानी उधार देना, उधार लेना, एंड लेंड इज उधार देना. कभी कभी एंटोनिम्स ऐसे भी बनाए जाते हैं खाली आगे एक प्रीफिक्स लगा के. प्रीफिक्स लगाना यानी लाइकली का अनलाइकली, एक यूएन ये लगा दिया, तो इस वर्ड में खाली एक प्रीफिक्स लगाने से ही ऑपोजिट या एंटोनिम बन गया. सिमेट्रिकल में क्या हमने लगाया? एसिमेट्रिकल, ए लगाने से ही ये ऑपोजिट बन गया. एंटिटी, नॉन एंटिटी, नॉन लगाने से ये एंटोनिम हो गया. डिसेंट एंड इनडिसेंट, इन खाली लगाया तो वो एक एंटोनिम हो गया. सो क्वाइट ऑफन यू विल सी कि एक एंटोनिम को कैसे बनाया जा सकता है? जस्ट वर्ड में एक प्रीफिक्स लगा के भी बनाया जा सकता है. बट ये सब वर्ड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ वर्ड्स के लिए ही एप्लीकेबल है. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ नोइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ऑब्वियसली वोकैबुलरी बढ़ेगा. इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस, ये रहा, It helps to express ideas clearly. जैसे कि एक बिल्डिंग को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं dilapidated से, बट ऑटोमोबाइल्स के साथ ये वर्ड नहीं यूज करते बिकॉज बिल्डिंग्स के ऊपर ही जनरली dilapidated वर्ड यूज होता है. एंटोनिम्स सिनोनिम्स पता होने से और भी क्या फायदा है कि एक तो मोनोटनी नहीं आएगा एक्सप्रेशन का. अगर आपको एक लंबा पैराग्राफ लिखना है और बार बार एक ही वर्ड यूज करते हो, उसकी जगह उसका अगर सिनोनिम्स यूज करो तो फिर आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, मोनोटोनस नहीं बनेगा, एकदम रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे. यू शुड ऑल्सो यूज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड टू कीप राइटिंग और स्पीच इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस. वही मैंने बात अभी बोली. In addition, you can develop a full understanding of an area if you learn the different synonyms and the connotations that apply to it. Similarly, knowing the antonym of a word increases your ability to understand and retain the word itself. So synonyms and antonyms are important. You should know synonyms and antonyms of various words. जितना अपना vocabulary बढ़ाओ उतना अच्छा है. अब देखो यहाँ पर एक लिस्ट दिया है इन्होंने, कुछ ही वर्ड्स का दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि खाली इन्हीं वर्ड्स से एग्जाम में पूछा जाएगा, और वर्ड्स भी पूछा जा सकता है. तो वो तो आपको रीडिंग से ही और बढ़ाना पड़ेगा अपना vocabulary. तो ये सब वर्ड्स देख लो, कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं अब. और इसका सिनोनिम्स आर हेट, डिटेस्ट, लोथ. एंटोनिम्स लव, लाइक, एडमायर, रेलिश. अब एक चीज़ ये देखो, ये सब वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स है, बट ये सब वर्ड्स इन वर्ड्स के एंटोनिम्स है या फिर इस वर्ड का एंटोनिम है. तो यू कैन से कि इन तीनों में से कोई भी वर्ड का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो इन चारों में से कोई भी वर्ड इन तीनों वर्ड का एंटोनिम होगा. सिमिलरली बोम्बास्टिक सिनोनिम क्या क्या है? पॉम्पस, लाउड, फ्लैम्बॉयंट, और एंटोनिम क्या है? डल, इनएक्टिव, लैकलस्टर.
तो ये आप लोगों को खाली रीड कर लेना, सिमिलर है। अगर आपको बस मीनिंग जानना है ये सब वर्ड का, तो सिनोनिम जो है उसका मीनिंग हो गया, एंड जो एंटोनिम है वो उसका ऑपोजिट हो गया। फाइन, चलो एक्सरसाइजेज में आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस टाइप के एक्सरसाइज आपको एग्जाम में मिलेंगे। थोड़ा सा एमसीक्यू पैटर्न है, यस एमसीक्यू पैटर्न होगा, बट ओएमआर शीट नहीं होगा। आपको ये लिखना होगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो फर्स्ट वाला देखो, ऑब्लिटरेट। हमें करना क्या है इसमें, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब सिनोनिम हो गया। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मीनिंग क्या, जैसे कि कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय करना देख लो इसमें है क्या, डिफर, सफर, डिस्ट्रॉय, फॉरगेट। तो द आंसर इज डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज मैरियाट। इसका मीनिंग क्या, काउंटलेस, जिस बहुत सारा। तो देखो मैनी और डिजीज, ड्रामेटिक कंफ्यूजन, ऑब्वियसली मैनी। नेक्स्ट आते हैं परपेचुअल। परपेचुअल मतलब जो कंटिन्यूअस है या जो एवरलास्टिंग है। जनरल, इमोशनल, स्टबर्न, कंटिन्यूअस। ओके, सो वी गॉट द वर्ड कंटिन्यूअस। फिशर, फिशर मतलब एक ओपनिंग और क्रैक दैट इज डीप डाउन द अर्थ। सो यहाँ पर देख लो ओपनिंग वर्ड दिया है, फर्स्ट वाला ही। नेक्स्ट इज डिस्पोट। डिस्पोट इज द रूलर और अ टायरेंट। तो वी गॉट द फर्स्ट वर्ड एट टायरेंट। सो इसी टाइप के एक्सरसाइजेस मिलेंगे। ये तो था सिनोनिम। नेक्स्ट वाला देखो, एंटोनिम। फर्स्ट वाले में आते हैं रिमोर्स। रिमोर्स का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ रिग्रेट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्प्लिट, जोवियल, केयरलेस, पिटी। खुश होगा, रिग्रेट का ऑपोजिट, तो जोवियल हो गया। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को छोटा फील कराना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा यूलोजाइज। नेक्स्ट इज वेक्स। वेक्स का मीनिंग क्या होता है, किसी को बहुत अनॉय या फ्रस्ट्रेट करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, अम्यूज्ड। नेक्स्ट इज नोविस। नोविस मतलब जो बिगिनर होता है, जो कोई इनएक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, तो इसका ऑपोजिट होगा एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी मतलब बहुत ही ज्यादा मोडेस्टी या डिसेंसी के साथ किसी से बिहेव करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंडिसेंसी। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो अंडरलाइन द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द आइटलाइज्ड वर्ड। इसका मतलब हर एक सेंटेंस में एक आइटलाइज्ड वर्ड है और उसी सेंटेंस में इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है। तो इस हर सेंटेंस में इसका जो आइटलाइज्ड वर्ड है उसी सेंटेंस में इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी है। फाइन, वो ढूंढना है। देन आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइटलाइज्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब ये जो आइटलाइज्ड वर्ड है इसका मीनिंग इन ए बी सी में से किसी में है, वो बताना है। ठीक है, फाइन, कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखो, मेनी पीपल हैव पॉइंटेड आउट द हार्मफुल इफेक्ट्स दैट अ वर्किंग मदर may have on the family, yet there are many salutary effects as well. तो यहाँ पर ये आइटलाइज्ड है, इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है इसी लाइन में। सैल्यूटरी का मीनिंग क्या है, सैल्यूटरी का मीनिंग है जो बेनिफिशियल हो, जो एडवांटेजेस हो। तो इसका ऑपोजिट बताओ कौन सा वर्ड होगा इस सेंटेंस में। वापस पढ़ो, मेनी पीपल हैव पॉइंटेड आउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। तो सैल्यूटरी इफेक्ट्स, उसका ऑपोजिट हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया। फाइन, अब सब समझो, अगर आपको सैल्यूटरी का मीनिंग इधर नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि मेनी पीपल हैव पॉइंटेड आउट द हार्मफुल इफेक्ट्स। बहुत लोगों ने हार्मफुल इफेक्ट्स निकाला है जो वर्किंग मदर की वजह से फैमिली पे होता है, बट और येट लेकिन कुछ सैल्यूटरी इफेक्ट्स भी है। तो इसका मतलब क्या, सैल्यूटरी और हार्मफुल एक दूसरे के एंटोनिम है। जो सैल्यूटरी का मीनिंग इस तीनों में से बताना है कौन सा होगा, तो वो होगा बी, दैट इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट वाला, ट्राई टू डू ऑन योर ओन। लेट अस रीड इट। ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग योर टीन्स डू कैन impede their growth, to advance their development, allow them to make some decisions on their own. So हमारा आइटलाइज्ड वर्ड इज impede। तो impede का एक एंटोनिम ढूंढो इसी सेंटेंस में, एंड देन impede का आंसर बताओ, दैट इज impede का मीनिंग बताओ इन तीनों वर्ड्स में से। ट्राई टू गेस। ओके, impede का मीनिंग क्या, impede का मीनिंग किसी को चीज को भी हैम्पर करना।
हैम्पर करना या कम कर देना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टू एडवांस देयर डेवलपमेंट। तो एडवांस वर्ड इज द opposite, or you can say the antonym of the word impede. And impede का meaning क्या हुआ? So easy, hamper. Okay, next we come to number 3, that is during their training, police officers must respond to simulated emergencies in preparation for dealing with the real ones. इसका मतलब जब ट्रेनिंग होता है पुलिस ऑफिसर्स का, तो उनके लिए एक डेमो या फिर यू कैन से कि एक रिहर्सल के लिए इमरजेंसीज क्रिएट किए जाते हैं, नकली इमरजेंसीज क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट उस समय उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ताकि रियल जब ऐसा कोई इमरजेंसी आए तो दे कैन डील विद इट, ठीक है। तो सिमुलेटेड हमारा हाँ, सिमुलेटेड हमारा जो वर्ड है, इसका हमें एंटोनिम और इसका हमें सिनोनिम या फिर मीनिंग ढूंढना है। तो इसमें बताओ, सिमुलेटेड इज नॉट रियल, तो इसका जो एंटोनिम होगा जो सेंटेंस में है वो रियल है। एंड इसका मीनिंग क्या होगा? सिमुलेटेड का मेड अप, माइल्ड या एक्चुअल? एक्चुअल नहीं, रियल का मीनिंग एक्चुअल है ना, तो सिमुलेटेड तो रियल का ऑपोजिट है, तो मेड अप। Next is number 4. I have seen students surreptitiously check answer sheets during exam, said the professor. However, until today, I never saw one openly lay out a cheat sheet on his desk. इसका मतलब एग्जाम में कुछ बच्चों मतलब या फिर प्रोफेसर बोल रहे हैं कि उसने स्टूडेंट्स को देखा एक दूसरे का आंसर शीट देख के कॉपी करते हुए, बट इतना उन्होंने नहीं देखा आज तक कि किसी स्टूडेंट का इतना हिम्मत है कि चीट पेपर डेस्क पे निकाल के चीटिंग कर सके, ठीक है। तो सरप्टिचुअसली का मीनिंग क्या आएगा इन तीनों वर्ड्स में? देखो, लीगली, सीक्रेटली, लाउडली। ऑब्वियसली सीक्रेटली। अब इसका हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम सेंटेंस में ही छुपा है। अगर सरप्टिचुअसली इज सीक्रेटली, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ओपनली। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 5. In formal communication, be sure to avoid ambiguous language. Ambiguous language means unclear language. Clear language prevents confusion. Now, this is very, very easy. Do it yourself. This is the antonym. And इसका meaning क्या होगा? इसका meaning है unclear. So, we are done with synonyms and antonyms का book का exercises. Next, we come to root of words. रूट ऑफ वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट दिन से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।